मार्शल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं रोहित कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपके बहुत दिनों के बाद क्लास शुरू किए हैं और अब आपको कंटिन्यू लगातार आपको एक सीरियल से आपको क्लास मिलते रहेंगे। आज आपको हम चैप्टर नंबर 1 से आपको स्टार्ट करेंगे मैथ, और प्रॉपर आपको 1.1 1.2 इस तरह से आपको सारी एक्सरसाइज आपको फ्री में इस क्लास में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मिलती रहेंगी। कुछ स्वास्थ्य कारण की वजह से हम आपके क्लास नहीं ले पाए थे, लेकिन अब आपको प्रॉपर रेगुलर आपको क्लासेस मिला करेंगी, ठीक है। और आपको आज बेसिक आपको उसका परिचय कराते हैं। जो आपका पहला चैप्टर नंबर आपका 1 है, जो आपको दिया हुआ है नंबर 1 संख्या पद्धति। ये आपका एनसीईआरटी की बुक का है, ये संख्या पद्धति। इसके बारे में आपको परिचय थोड़ा देते हैं कि आपका कहाँ से क्या है क्या नहीं, इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, जितनी भी आपको संख्याओं का संग्रह होता है टोटल, ठीक है, उन सभी संख्याओं का जो संग्रह है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। उनके अंतर्गत कौन कौन सी संख्या हमको पढ़नी है, ठीक है। तो पहला हमारे पास आता है प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर आपको पढ़ना है। यहाँ आपके पास पढ़ना है पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या पढ़नी है? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पूर्णांक पढ़ने हैं। यहाँ आपको अभाज्य संख्या, फिर आपको भाज्य संख्या, फिर परिमेय संख्या, और परिमेय के बाद आपको अपरिमेय संख्या पढ़ाएंगे। इसके बाद आपको वास्तविक संख्याओं और उनके संबंध पढ़ाएंगे कि कौन सी संख्या शांत होगी, कौन सी अशांत आवर्ती होगी, ठीक है। ये आपको आज परिचय देना है बस इस लेक्चर में। आपको बहुत ध्यान समझिएगा, परिचय आप अच्छे समझ जाएंगे तो आपका चैप्टर है वो इजी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं वो संख्या होती है, आप लिखेंगे इसकी परिभाषा की वे संख्याएं जो 1 से अनंत तक होती हैं, अनंत तक होती है, या ऐसे बोल सकते हो परिभाषा, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं का जो संग्रह है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाएंगी बेटा? प्राकृतिक संख्याएं। 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे आपके पास एग्जाम्पल आपको दे दे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 से लेकर के जितनी संख्या होंगी 1 2 3 4, ठीक है, डैश आप कहां तक चले जाओगे? अनंत तक, ठीक है। 1 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं का संग्रह आपको कहलाएगा प्राकृतिक संख्याएं। मतलब जो संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं, ठीक है, उनका संग्रह ही आपके पास, ठीक है, उनका संग्रह ही आपके पास क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या। आगे देखिए, आपको दिया पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं का मतलब होल नंबर्स, ठीक है। जितने भी हमारे पास होल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्याओं में एक जो हमारे पास शून्य है वो छूट जाता है, ठीक है। अगर शून्य को मिला दिया जाए तो वह संख्याएं कहलाएंगी होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो आपको जब पूर्ण संख्या की परिभाषा लिखनी है तो आप लिखेंगे 0 से अनंत तक की संख्याओं का संग्रह पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। वे जिसमें संख्याओं में जीरो शामिल हो जाए। जब जीरो शामिल नहीं था तो 1 से लेकर के अनंत तक की वो संख्या प्राकृतिक थी, और जैसे ही हमने उस संख्याओं में क्या शामिल कर दिया? जीरो, तो संख्याएं बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। कौन संख्या बन जाएंगी? पूर्ण। मतलब 0 से लेकर के 1 2 3 4 इस तरह से आप कहां तक जाओगे? अनंत तक। मतलब 0 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। अब आपके पास अगला हमारे पास पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। तो जितने भी देखिए पूर्णांक में क्या है? पूर्णांक में हमारे पास जो संख्याएं पूर्णांक होते हैं तो हमारे पास पूर्णांक 2 होते हैं। पहला जो हमारे पास पूर्णांक होता है वो होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है इसमें ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक,
ठीक है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिएगा जितने भी पूर्णांक हैं उनमें सभी पूर्ण संख्याएं, मतलब जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं उनको सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह, ठीक है, सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह, पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह, मतलब समझ रहे हो इसका कि जितनी भी पूर्ण संख्या है मतलब 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या शामिल होगी, और जितनी भी ऋणात्मक संख्या है मतलब 0 से लेकर के -1, -2, -3, -4 सभी को मिला दीजिए तो कौन सी संख्या बनेगी? पूर्ण संख्या है। इसमें जो प्लस वाली संख्याएं हैं जो 0 से लेकर अनंत तक की वो संख्या कहलाएगी धनात्मक पूर्णांक। जैसे इसको हम लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक में, जिस पूरा इसका एक एग्जाम्पल लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हो 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और इधर आपके पास -1, -2, ठीक है, -3, इस तरह से आप कहां तक जाओगे? माइनस अनंत तक, ठीक है, और इधर आप कहां तक जाओगे? प्लस का अनंत तक, ठीक है। तो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं सभी क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगी। मतलब देखिएगा इन पूर्णांकों में 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या शामिल है। ये अनंत संख्या सभी किसमें आ रही है? पूर्ण संख्याओं, पूर्णांक में सभी पूर्ण संख्या आ रही है। इसका मतलब एक और हुआ कि आपसे पूछा जाए विकल्प में कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं? तो देखिएगा सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं है। ये सत्य असत्य में या बहुविकल्प में पूछा जा सकता है। ऐसे देखिएगा यहाँ हमारे पास क्या प्राकृतिक संख्याएं जितनी हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं? तो जितनी प्राकृतिक संख्या सभी पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल नहीं है, ठीक है। ऐसे हमारे पास देखिए धनात्मक जो पूर्णांक है, पूर्णांक हमारे पास पूर्ण संख्याएं सभी आई हैं। इसका मतलब जितनी भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि सभी पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्याएं नहीं बन सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको अब यहाँ देखिए दो प्रकार की हमने बोला, धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे और ऋणात्मक पूर्णांक ही हो जाएंगे। तो धनात्मक में आप पूर्णांक शामिल करो तो 1, 2, 3, 4 डैश का अनंत तक, और 0, -1, -2, -3 डैश माइनस अनंत तक, ये आपको कहलाएंगे धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये आपके पास होगा पूर्णांक, ठीक। इसके बाद ऊपर हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या और ऊपर पढ़े पूर्ण संख्या। अब आपके पास आती है अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं देखिएगा बेटा, अभाज्य संख्याएं बहुत ही किसी से भी कटे ना, स्वयं से कटे और 1 से कटे, 1 से और स्वयं से विभाजित हो जाए, इसके अलावा किसी से भी ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमने आपको लिखा 2, ठीक है। तो 2 में आपके पास कौन कौन से गुणनखंड आ रहे हैं? 2 में आप तोड़ोगे तो 1 गुणा 2, तो आपके पास 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। ऐसे 3 लीजिए तो 3 में 1 गुणा 3, इसका मतलब 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 1 किसी से नहीं कटेगा। और तो इसका मतलब हुआ कि 2 और 3 दोनों कैसी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या है। अगर हम आपको यही संख्या ले लें 4, तो देखिएगा 4 1 से भी कटेगा, ठीक है, 2 से भी कटेगा और 2 से कटेगा, ठीक है। इस तरह से देखो। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा है इसको ऐसे तोड़ सकते हो, गुणा करेंगे, देखो 2 किससे कट रहा है? 1 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, 3 1 से भी कट रहा और 2 से भी कट रहा है। लेकिन ऐसे 4 को अगर देखोगे तो 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो देखिएगा 1 और 4 को छोड़ करके, 1 और 4 को छोड़ करके संख्या किसी तीसरी संख्या से भी कट रही, इसलिए ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ये संख्या कैसी होगी? ये संख्या होगी भाज्य। ये कैसी संख्या होगी? भाज्य। तो आपके पास अभाज्य संख्याओं में क्या लिखेंगे? आपके पास देखिए संख्या भी 1 से बड़ी है, 1 को शामिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि 1 लोगे तो 1 का गुणनखंड 1 से कटेगा और किसी से नहीं। और जबकि हम परिभाषा में लिखते हैं जो संख्या होगी वो 1 से बड़ी, 1 से बड़ी, ठीक है। क्या लिखेंगे? 1 से बड़ी, 1 से बड़ी बे प्राकृत संख्याएं, 1 से बड़ी बे प्राकृत संख्याएं जो एक व
स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए एक से बड़ी क्या मतलब है। अगर आपने एक लिया तो एक के गुणनफल तो एक से ही कटेगा और किसी से तो कटेगा नहीं, तो एक हमारी अभाज्य संख्या में शामिल नहीं किया जाता है। तो एक से बड़ी संख्या होनी चाहिए, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, एक से लेकर के अनंत तक। इसीलिए बोल दिया कि एक को शामिल नहीं करना, क्योंकि एक से हमें कौन सी संख्या लेनी, बड़ी। ठीक है, तो एक से बड़ी हमारे पास 2, 3 ऐसे आएगा, 5 फिर 7। अब आप 9 नहीं लोगे, 9 लोगे तो विषम संख्या हो जाएगी, भाज्य है, अभाज्य नहीं है वो 9, क्योंकि 9 हमारा 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। ठीक है, जबकि हमारी संख्या 1 से और स्वयं से, इनसे कट जाए, इसको छोड़ करके अन्य से विभाजित ना हो, ठीक है, तो वो कहलाएगी अभाज्य संख्या। इसके एग्जाम्पल हमने आपको 2 और 3 लिख रखे हैं। प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी मानी जाएगी, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। ठीक है, तो आप यहां नोट में लिख लेना, नोट में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, 2। ठीक है, अब आपके पास आ गई भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या की परिभाषा भी यही है कि एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यही परिभाषा आप पूरी लिखेंगे। देखो आप लिखेंगे एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक बार स्वयं को छोड़कर, एक बार स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। ठीक है, अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। ठीक है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल हमने लिखा 4, तो 4 देखिए 2 से भी भाज्य होगा, 1 से भी होगा और 4 से भी होगा। ऐसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो 6 जो हमारा 1 से भी भाज्य होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। तो जो हमारे पास संख्या 1 और स्वयं को छोड़ करके अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्या कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, ये आपका बेस है, आपको संख्याओं के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए आपको 10-15 मिनट का जो भी ये वीडियो बनेगा उसमें आपको इससे परिचय करा रहे हैं। ठीक है, अब आती है परिमेय संख्याएं, जो आपको यहाँ पढ़नी है, सिलेबस में आपके हैं। ठीक है, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जो होती है वो सदैव, इसका एग्जाम्पल लेकर के समझा रहे हैं आपको। परिमेय संख्या सदैव जो होती है P/Q के रूप में होती है। तो 2/3 भी हो सकती है, ऐसे आप 1/2 भी हो सकती है। अरे हाँ, इतना भी ले सकते हो आपकी 5 लिख दो। अरे 5 लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि 5 के नीचे आप 1 लगा सकते हो। ऐसे अगर आप कहोगे हम तो 6 लेंगे, तो 6 के नीचे 6 भी ले लो, 6 के नीचे लगा सकते हो। ठीक है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्याओं में एक शर्त है कि कभी भी हर में नीचे 0 नहीं होना चाहिए, हर में नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप 0 से भाग नहीं दे पाओगे, इसलिए उसका मान अनंत आ जाता है और अपरिभाषित हो जाता है, उसको निकाल नहीं सकते हो, इसी वजह से वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो आप लिखेंगे बेस संख्याएं जो P/Q के रूप में
होती हैं बेपरिमेय संख्याएं या बे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में होती हैं, क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जहां q इज नॉट इक्वल 0 कामा p कामा q, ठीक है, का HCF भी सदैव क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। अगर परिमेय संख्या में HCF दोनों का मासा एक नहीं है तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी तब तक। जैसे हमने आपको लिखा 2/4, हमने लिखा 2/4, इसका HCF आप निकालिए, मासा निकालिए तो इसका मासा 2 आएगा। इसका मासा आपके पास कितना आएगा? देखिएगा, अगर आप इसका मासा निकालेंगे 2 और 4 का मासा, तो देखिए 2 का आप गुणनखंड करो 1 गुणा 2 और 4 का गुणनखंड करोगे 1 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इसका मासा निकालो तो मासा इसकी कॉमन वाली संख्या होती है 2, या ठीक है, या सबसे छोटा फैक्टर जो होता है वो हमारे पास रहेगी, हमारे पास मासा हो जाएगा। तो यहाँ मासा 2/4 में मासा कितना है? 2, जबकि मासा हमारे पास कितना चाहिए? 1। तो ऐसी संख्याएं भी परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगी जिनका मासा 1 नहीं होगा। ठीक है, HCF भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी आपका 1 रहना चाहिए। दूसरी कंडीशन आपका Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्या हमारे पास कहलाएंगी परिमेय संख्या। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, तभी अपरिमेय संख्याओं को भी समझा देते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं को स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जो संख्याएं p बटे q के रूप में थी वो कहलाती थी परिमेय, और वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है, जो p बटे q के रूप में नहीं होती है, ठीक है ना, वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे आपकी वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके। वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास अपरिमेय संख्या कहलाती है, इसमें आपके पास एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे हमने लिखा √2, क्या √2 के नीचे आप 1 लगा करके p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हो। √2 का कुछ ना कुछ मान होगा अलग, जो आपका दशमलव के रूप में 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे पास √3, इसको भी लिख सकते हो। और सबसे अच्छा उदाहरण पाई भी हमारा एक कैसा है, कैसी संख्या है? पाई भी हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। इसको p बटे q के रूप में नहीं ले सकते हो, etc आदि जितनी ऐसी √2, √3, √5, √7, √11 ये सभी संख्याएं, ठीक है, जिनका वर्गमूल नहीं हो सकेगा वो p बटे q के रूप में नहीं ले सकते हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब अपरिमेय संख्या आपकी संख्या फिनिश हो गई। आपने पहले पढ़ा प्राकृत संख्या है, फिर पढ़ा पूर्ण संख्या है, ठीक है, फिर पढ़ा पूर्णांक, फिर अभाज्य संख्या है, फिर आपने पढ़ी भाज्य संख्या है, फिर आपने पढ़ी परिमेय संख्या है, फिर आपने पढ़ी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आपके पास आता है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं, ठीक है, कौन संख्या है? वास्तविक संख्याएं, जिसे बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं आप जब करेंगे तो इनमें जितनी भी आप संख्याएं पढ़ रहे हो, इन सभी संख्याओं का संग्रह, सभी संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाती है, रियल नंबर्स कहलाती है। ठीक है, जितनी भी आप संख्याएं पढ़ रहे हो सभी संख्याओं का संग्रह ही आपके पास क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं। लेकिन इन वास्तविक संख्याओं का जो दशमलव रूप है, वास्तविक संख्याओं r का, ठीक है, दशमलव रूप,
दशमलव रूप। इसको दशमलव रूप को कैसे पढ़ोगे, वास्तविक संख्याओं का दशमलव रूप, ठीक है, उनका दशमलव प्रसार कैसे करते हो। तो पहले आपके पास जो फर्स्ट आता है शांत दशमलव प्रसार, या ऐसे लिखो शांत आवर्ती प्रसार। कौन सा पढ़ो, शांत आवर्ती, ठीक है। तो शांत आवर्ती में क्या आपको करना है, शांत जो भी संख्या होती है इस स्थिति में शेषफल सदैव क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। इस स्थिति में शेषफल सदैव 0 आता है, ठीक है। इस स्थिति में शेषफल सदैव 0 आता है। देखिए कैसे, जैसे हमने आपको लिखा एग्जाम्पल के तौर पर, हमने आपको लिखा 1/, क्या लिखा 10/2, ठीक है। 10/, क्या लिखा मैंने 2 लिखा, 10/2, क्योंकि इस स्थिति में आपको जो भी है शेषफल 0 रहना, ठीक है। तो आप या ऐसा करो 1/2 लिख लो, आपको लग रहा है कि 10/2 तो सीधे भाग जा रहा है, तो 1/2 लिख लो। अब जैसे 2 से भाग करिए 1 के लिए, पॉइंट लगाओगे, ठीक है, क्या बढ़ाओगे 0, पहले तो आपका 0 का मान लगता है, फिलहाल उससे नहीं, सीधे देख लो या 0, तो यहाँ पे देखो आप किसका मान लगाओ, 5 का 2 पंजे 10, शेषफल कितना आया 0, ठीक है। ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, शांत आवर्ती, ठीक है। ऐसी हमारे पास और भी संख्या है, हमने लिख दिया आपको 1/5, कितना लिखा 1/5, जैसे हमने आपको लिखा 5 से 1 को भाग करिए, तो आप देखिए पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे भी शेषफल क्या मिला 0 मिल गया। तो ऐसी संख्याएं बहुत सारी हैं जिनका आप योगफल क्या निकाल सकते हो, जिनका मतलब सॉरी जिनका भागफल आप लगाओगे, भागफल के बाद जो शेषफल आएगा वो हमेशा क्या आना चाहिए 0। अगर कोई भी शांत आवर्ती संख्या है तो उसका शेषफल सदैव 0 ही आएगा, शांत आवर्ती की संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कुछ संख्या दशमलव में लिख देते हैं, जैसे आपको 0.231 मिला, ठीक है। देखो संख्या शांत हो गई 1 पर आकर के, ठीक है। 0.231 3 बार दशमलव के बाद 3 अंक तक उसका बार गया, ठीक है, भागफल गया। अब ऐसे आप लिख सकते हो 0.25, ये भी देखो पॉइंट के बाद 2 अंकों तक दशमलव गया और शांत हो गई संख्या, तो ऐसी संख्या कहलाएंगी शांत आवर्ती, ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी शांत आवर्ती, ठीक है। अगर आपको यही पढ़ना हो कौन सा, नंबर 2 अशांत आवर्ती, कौन सी अशांत आवर्ती। तो अशांत आवर्ती में 2 प्रकार की संख्या होती है। नंबर 1 हमारे पास आती है अनावसनी आवर्ती, अनावसनी आवर्ती संख्या, अनावसनी आवर्ती संख्या। और दूसरी हमारे पास होती है अनावसनी अनावर्ती संख्या। सेकंड हमारे पास क्या होती है, चलो यही पे नोट कर देंगे फिलहाल, अनावसनी अनावर्ती, ठीक है। अनावसनी अनावर्ती या अनावसनी आवर्ती, दोनों संख्याओं में अंतर क्या है, ठीक है, इसको देख लीजिए। चलो यहाँ पे थोड़ा सा इस पाई को उल्टा कर लीजिए भाई, बड़ी की पाई लगेगी, ठीक है। अनावसनी आवर्ती, ठीक है। अनावसनी आवर्ती में देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी भी संख्या को भाग देंगे, किसी भी संख्या को भाग आपने दिया और भाग देने के बाद उस संख्या में वही संख्या भागफल जो है आपका रिपीट होने लगे बार बार, ठीक है, उसकी पुनरावृत्ति होने लगे, तो वैसी संख्या कहलाएगी अनावसनी आवर्ती। जैसे आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहले इसके बाद परिभाषा लिख लेना। जैसे हमने लिखा 1/3, ठीक है, तो 1/3 का मतलब क्या हुआ, अगर आप 3 से भाग इसको 3 से भाग करोगे तो 3 आपका बार बार ऐसे भागफल में आता रहेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे ही 1 और कोई संख्या ले लो, आप ले लो कौन सी कोई और संख्या हो सकती है, 2/3 ले लो, 2/3, तो देखो आप 2/3 को हम यहाँ समझा दे रहे हैं। जैसे हमने आपको लिखा यही पे भाग कर रहा है, देखो 3 से हमने 2 को भाग किया, ठीक है, पॉइंट लगेगा 0 आएगा, 3 छक 18, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 3 छक 18, फिर यहाँ 2 बचेगा, फिर से आप 0 उतारोगे, फिर 3 छक 18, ऐसे आपके पास देखो आता रहेगा शेषफल। और यहाँ संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है ना बार बार, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.66 आपका बार बार आ रहा है,
इसका मतलब संख्या जो है हमारे पास अनावश्यक आवर्ती होगी। इसका मतलब हुआ कि भागफल में वही संख्या अगर बार बार उसकी पुनरावृत्ति होने लगे, रिपीट होने लगे, ऐसी संख्या कहलाती है अनावश्यक आवर्ती। है तो अशांत आवर्ती दोनों, अनावश्यक अनावर्ती भी अशांत है, अनावश्यक आवर्ती भी अशांत है। ठीक है, लेकिन अशांत संख्या में अनावश्यक आवर्ती होती है जिनकी आवर्ती बार बार होती है, पुनरावृत्ति होने लगती है। ठीक है ना, बार बार। तो आप लिखेंगे बे संख्याएं, बे संख्याएं जिनकी पुनरा, ठीक है, जिनकी आवृत्ति पुनरावृत्ति बार बार होती है। ठीक है, वे संख्याएं जिनकी पुनरावृत्ति बार बार होती है। ठीक है, वे संख्याएं जिनकी पुनरावृत्ति बार बार होती है अनावश्यक आवर्ती संख्याएं कहलाती है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल हमने आपको दिए। ठीक है, सेकंड इसी का है, यहां पे नोट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, यहां पे। ठीक है, सेकंड हमारे पास होता है अनावश्यक अनावर्ती, ठीक है, अनावश्यक अनावर्ती संख्या। अनावश्यक अनावर्ती संख्याओं में क्या होता है, आप जैसे आपने पढ़ा कि अनावश्यक आवर्ती संख्याओं में कि वे संख्याएं जिनकी पुनरावृत्ति बार बार होती है, उसमें आपने लिख दिया कि पुनरावृत्ति बार बार। जैसे आपके पास देखिए 3 से आपने 20 को भाग किया, आपके पास जो संख्या दशमलव के पास 6 आ रहा है वो आपका बार बार रिपीट होके आ रहा था। लेकिन आप जब अनावश्यक अनावर्ती को लिखोगे तो इस संख्या में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे हमने आपको लिखा उदाहरण के लिए, मतलब आप लिख दीजिए परिभाषा, इसमें यहां पे थोड़ा परिभाषा में चेंज कर लो। वे संख्याएं जिनमें यहां बढ़ा लेना शेष की पुनरावृत्ति बार बार होती है। ठीक है, शेष की पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, इसमें शेष की पुनरावृत्ति बार बार नहीं होती है। ठीक है, कौन सी कहलाएंगी, अनावश्यक अनावर्ती। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, आपके पास एग्जाम्पल है, अंडर रूट 2, इसका मान क्या 1.414 ऐसे आपका आता रहेगा। ठीक है, दूसरा है पाई का मान 20 में आता है अनावश्यक अनावर्ती में। ठीक है, तीसरा आपके पास जब एग्जाम्पल देंगे तो उसमें ऐसे लिख सकते हो 1.01, फिर 001, ठीक है, फिर 0001, ऐसे आपका रिपीट होता रहेगा। ऐसे आप और संख्या ले सकते हो, ऐसे 0.20, फिर 200, फिर 2, फिर 000, फिर 2, इस तरह से आपकी संख्या रिपीट होगी। तो ये सब संख्याएं कहलाएंगी अनावश्यक अनावर्ती संख्याएं। ठीक है, तो आज आपने जो पढ़ा है, आपने सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। ठीक है, इसके बाद आपने अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, और आपने कौन से पढ़े हैं, आपने भाज्य और अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इतनी आपने आज इस लेक्चर में इसके परिचय में पढ़ा। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। इससे बहुत सारे बच्चों का जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, उनका थोड़ा भला हो सके। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से तैयार रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।